हम लोग विजयनगर साम्राज्य पे बात कर रहे थे और विजयनगर साम्राज्य है उसका राजस्व प्रशासन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो राजस्व प्रशासन है विजयनगर साम्राज्य का उसके बारे में देखते हैं। तो जो राजस्व विभाग है इसको 98 कहा जाता था, 58 या 58। ठीक है, तो 58 से आप ध्यान रखना, जो राजस्व विभाग था विजयनगर में उसको 58 बोलते थे। ठीक है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो लगान आय का प्रमुख साधन था, ये चीज़ तो बताने वाली नहीं है। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार राज्य उपज का छठा भाग भूमिकर के रूप में लेता था। देखिए 1/6 ले रहा है। और भूमिकर को शिष्ट कहा जाता था। यहाँ पे भूमिकर को क्या बोला जा रहा है? शिष्ट। ठीक है, तो शिष्ट बोला जाता था विजयनगर में भूमिकर को। और कृष्णदेवराय जो था उसने 1/3 से लेकर के 1/2 भाग भूमिकर के रूप में वसूला और ब्राह्मणों से 1/20 तथा मंदिरों से 1/30 भाग भूमि कर लिया। तो ब्राह्मणों से तो देखो बहुत कम लिया जाता था और मंदिरों से भी काफ़ी कम ले रहा है ये। सामान्यतः भू राजस्व की दर 26 हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो 1/2 किस किसने लिया था? हम जब सल्तनत काल पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने 50% लिया था, एक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 50% भूमि कर लिया था, है ना। बाकी कृष्णदेवराय देखो 1/3 से 1/2 तक ले रहा है। और फिर हम देखते हैं इसमें आगे कि कर निर्धारण हेतु प्रत्यक्ष करों की सूची दी गई है और कृष्णदेवराय के कोडविडू अभिलेख, तो ये कोडविडू अभिलेख ध्यान रखना किसका है? कृष्णदेवराय का है कोडविडू अभिलेख। तो कोडविडू अभिलेख में 59 वस्तुओं की कर की सूची दी गई है, 59 वस्तुओं की कर की सूची दी गई है। ठीक है, तो ये कोडविडू अभिलेख है ना, ये कृष्णदेवराय का था, ये ध्यान रखना। और कर व्यवस्था बहुत व्यापक थी। लगान के अतिरिक्त मकानों, पशुओं, धोबी, नाई, भिखारियों, मंदिरों, वेश्या और मनोरंजन करने वालों पर भी कर लगता था, है ना। तो कर काफ़ी व्यापक था, यहाँ पे कर की व्यवस्था काफ़ी व्यापक थी विजयनगर में। और विजयनगर साम्राज्य में जुलाहा वर्ग को मंदिर में भागीदारी थी। तो जो जुलाहा वर्ग था इसको मंदिर प्रशासन और स्थानीय कर वसूली में भागीदारी जुलाहों को। और सामाजिक करों में विवाह कर भी होता था यहाँ पे, और वर व कन्या दोनों। और विधवा अगर विवाह करती थी ना तो उसे कर से मुक्ति मिल दी हुई थी यहाँ पे। और जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने विवाह कर को ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, और सदाशिव राय जो थे 1542 से लेकर के 70 तक, इसने 16वीं शताब्दी के अंत में नाइयों को भी कर से मुक्त कर दिया था। तो नाइयों को तो किसने करा? सदाशिव राय ने। और कृष्णदेवराय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और सदाशिव राय ने क्यों करा था नाइयों को? क्योंकि कंदोज नाम का एक नाई था कंदोज, तो उसकी सेवा से काफ़ी खुश थे ये। और कृष्णदेवराय ने भूमि कर के सही निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया और इस हेतु उसने गंडराय और गंडकोल इनका प्रयोग किया। भूमि का सर्वेक्षण में गंडराय और गंडकोल का प्रयोग किया। ठीक है, अब देख लेते हैं भूमि के। एक तो थी ब्रह्मदेव भूमि, तो ये जो ब्रह्मदेव भूमि थी ना ये ब्राह्मणों को दी जाती थी और कर मुक्त थी। और जो देवदेव भूमि थी ना ये मंदिरों को दी गई भूमि थी और ये भी कर मुक्त थी। मठापुर मठों को दी जाती थी, ये भी कर मुक्त थी। और अमरम ना ये सैनिक व असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले दिया जाने वाला जो भूमिदान था ना उसको अमरम बोलते थे। ठीक है, और भंडारवाद या ग्राम भूमि, ऐसे ग्राम भूमि जो केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे या खालसा की तरह थे। इस भूमि के किसान राज्य को प्रत्यक्ष कर देते थे, ये तो इनको बोलते थे भंडारवाद ग्राम। ठीक है, भंडारवाद ग्राम ध्यान रखना है, ये कर देते थे। और हमने देखा ब्रह्मदेव ग्राम, देवदेय और मठापुरी ये तो कर मुक्त थे। और अमरम जो थे ना ये भूमि अनुदान था एक तरीके का, और एक प्रत्यक्ष कर देते थे। इसके बाद में देखो उबली भी एक प्रकार था। तो गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि उबली। उबली क्या था? विशेष सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि थी ये भी। उम्बली ध्यान रखना, उम्बली है ना। इसके बाद में कुट्टगी या कुत्तगरी, बड़े भूस्वामी जो होते थे ना वे और मंदिर व ब्राह्मणों द्वारा खेती के लिए छोटे किसानों को पट्टे पर जो भूमि देते थे ना, छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि कहलाती थी कुट्टगी। ठीक है, कुट्टगी बेचारे खेतों में जाके कुट्टी करवाते थे, है ना। कुट्टी आप समझते हो ना क्या करते हैं? भैंसों को खिलाने के लिए चारा होता है ना कुट्टी, तो कुट्टगी है ना ये, मतलब कि आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि छोटे किसानों को पट्टे पर दी गई भूमि थी ये। रथ या खत या कोडगे, युद्ध में शौर्य खत सैनिकों के परिवार वालों को जो भूमि मिलती थी ना उसको बोलते थे खत, रथ या कोडगई। उसके बाद में एरी पत्ती भूमि होती थी, जलाशय की भूमि।
और एरीपत्ती भूमि के राजस्व का प्रयोग गांव के जलाशयों की देखरेख के लिए ही होता था, और ये पल्लव और चोल काल में भी प्रचलित थी। हाँ। और मान्या, मान्या क्या होता था, आयंगरों को जो भूमि दी जाती है ना, आयंगरों को, वो मान्या भूमि कहलाती थी, मान्या। और अब देखते हैं वारम व्यवस्था क्या होती थी। तो वारम व्यवस्था है ना, जो भूस्वामी और पट्टेदार किसान के मध्य उपज की हिस्सेदारी होती थी ना, उसको बोलते थे। ठीक है, जैसे बटपे देते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं वारम। वारम ग्रहकर को वसल पानम और तटकर से होने वाली आय को केवलगार। तो ये केवलगार तो क्या होता था, तटकर से जो आय होती थी ना, तटकर से, उसको बोलते थे केवलगार। और ग्रहकर से जो आय होती थी ना, उसको बोलते थे वसल पानम। ग्रहकर की वसल पानम और तटकर की केवलगार। ठीक है। और कसाईगुत नामक कर बड़ई से लिया जाता था। कसाईगुत ये बड़ई से कर लिया जाता था, कसाईगुत। ठीक है। कसाईगुत किससे लेते थे, कसाई तो वैसे हम अलग जानते हैं, कसाई तो वो होता है जो जानवरों को काटता है, और ये कसाईगुत था यहाँ पे, है ना। तो कसाईगुत क्या होता था, ये बड़ई से लिया जाता था, बड़ई। ये भी चीरफाड़ी करता है, लेकिन लकड़ियों की करता है, सॉरी। कुरुवई एक प्रकार का चावल था। कुरुवई क्या था, चावल था। ये शब्दावलियों का नाम पूछ सकते हैं, वो डायरेक्ट दे देंगे कि बताओ मान्या क्या था। तो मान्या पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मान्या है ना, आयंगरों को प्रदत्त कर मुक्त भूमि थी। वारम पूछ लिया मान लो, तो वारम क्या होता था, हम बटपे देते हैं ना भूमि, वो मतलब बटपे हम जो खेती करते हैं वही है कि हिस्सेदारी अपनी। और वसल पानम दे देंगे, वैसले पानम तो बोलेंगे ग्रहकर हो गया ये। और तटकर को बोलते थे केवलगार, है ना, केवलगार। और कसाईगुत्त नामक बड़ई होता था यहाँ पे, और कुरुवई एक प्रकार का चावल था। ठीक है। इसके बाद में जो बात है वो है कि विजयनगर शासकों ने ना तुंगभद्रा नदी पर मदांग झील का निर्माण भी करवाया था। मदांग झील, तो मदांग झील का निर्माण तुंगभद्रा नदी पर करवाया था। ठीक है। और इसमें एक अरासु स्वतंत्रम नामक कर पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया जाता था। तो ये कर था, ये अरासु स्वतंत्रतम, तो ये पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाया जाता था, अरासु स्वतंत्रम। ठीक है। और पुलिस विभाग को कवलकार कहते थे, पुलिस विभाग कहलाता था कवलकार। और अब्दुल रज्जाक के अनुसार जो वेश्यालय थे ना, उन पर भी पेंग का कर लगाया था, है ना। तो वेश्यालयों पे कौन सा कर लगाता था, पेंग का कर लगाया था, है ना। ये अब्दुल रज्जाक कब आया था, ये आपको बताना है कि आप देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था, तो आप एक बार चेक करके बताना मुझे, है ना। उसके बाद में वेश्यालयों से होने वाली आय को सोनम कहते हैं। एक तो वेश्यालयों पर जो टैक्स लगता था उसको तो बोलते थे पेंका, और जो आय होती थी उसको बोलते थे सोनम। गाना आता ना, सोना सोना सोनी है नहीं रूप का नज़ारा, सोना सोना सोनी है ना रूप का नज़ारा, तो ये सोनम वही है, जो वेश्यालय से आय होती थी ना उसको बोलते थे सोनम। और विजयनगर में वसूले जाने वाले विविध कर थे, जिसमें कदमाई, मगमाई, कन्निकाई, कत्तनम, कणम, वरम, भोगम, वारी, पत्तम, इराई, कत्तायम, ये बहुत सारे कर है ये विजयनगर से वसूले जाने वाले, लेकिन ऊपर जो बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और भूमि मामक पट्टिकाओं या जरीबों के विभिन्न नाम थे, जैसे कि नदलुक्कुक, राजवथ दंकोल, गंडराय गंडकोल, ये मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन ये गंडराय गंडकोल तो ध्यान रखना आप, ये तो हम पहले भी देख के आए थे कि वो जरीब वगैरह होती थी उनको बोलते थे, ये ना जो भूमि माप के लिए होती थी। इसका तो कृष्णदेवराय ने प्रयोग भी करा था गंडराय गंडकोल का, तो ये तो ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा, है ना, गंडराय गंडकोल तो। और राजवत दंकोल ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दंकोल नाम से ही ऐसा लग रहा, दंकोल वाला, राज दवंकोल, मतलब ये कोई माप की इकाई होगी, है ना। और नंदलकुल, ठीक है, थोड़ा देख लेना एक बार इसको भी, हल्का सा नज़रों से घुमा लेना, याद हो जाएगा। अब विजयनगर की मुद्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का जो प्रसिद्ध सिक्का था ना वो सोने का था, या उसको वरहा भी बोलते थे, ठीक है, स्वर्ण या वरहा सिक्का। और इसे ना पौन भी कहते थे, पौन, इसको हुण भी कहते थे, इसको परदोष भी कहते थे, परदोष का व्रत भी होता है ना, और पैगोड़ा भी बोलते थे इसको। तो ये पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था, और इसका वजन है ना 52 ग्रेन होता था, तो 52 ग्रेन का था ये, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सोने के जो छोटे सिक्के होते थे ना, उनको एक तो प्रताप बोलते थे, एक फणम बोलते थे, प्रताप और फणम। तो फणम तो यूपीएससी ने पूछा एक बार कि फणम क्या होता था, तो देखो फणम यहाँ पे है, और ये प्रताप भी बोलते थे इसको। और चांदी के जो सिक्के होते थे ना उनको बोलते थे तार। और धोरहरे जो होता था ना, धोरहरे, ये भी चांदी का सिक्का होता था, धोरहरे। तार भी चांदी का सिक्का होता था, और धोरहरे भी चांदी का सिक्का होता था।
जीतल, जीतल भी तांबे का ही सिक्का होता था यहाँ पे। और सिक्कों में लेख मिलते हैं कन्नड़ और नागरी लिपि में, ठीक है। और स्वर्ण मुद्राओं पर तिरुपति की मूर्ति का अंकन भी है, तिरुपति की मूर्ति का अंकन भी है। देखो तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर को बोलते हैं ना, तो स्वर्ण मुद्राओं पर तिरुपति का अंकन है, ठीक है। और हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के सिक्कों पर देखिए हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हम बोलते हैं ना। और गरुड़, गरुड़ तो विष्णु का अवतार है। तो देखो हरि और हर, तो आप इससे भी देख अंदाज़ा लगा सकते हैं हरिहर और बुक्का है ना। देखो हरि हर तो बोलते हैं हम, हर और हरि, हरि तो एक तरीके से हम बोलते हैं, हरि तो विष्णु को बोलते हैं ना, तो गुरुड़ उसका वाहन है ना। तो हरिहर ने एक तो ये गुरुड़ चला दी, एक हर बोलते हैं, हर हर मतलब क्या होता है, हर मतलब शिव होता है, और शिव के अवतारी तो थे हनुमान जी। तो हनुमान एवं गरुड़ के अंकन वाले सिक्के भी चलाए थे हरिहर और बुक्का ने, ठीक है। और विदेशी मुद्राओं में जो है ना, पुर्तगाली क्रूजेडो, पुर्तगालियों की थी क्रूजेडो, दिनार फारसियों की थी, और इटली के फ्लोरिन, फ्लोरिन और डुकेट भी प्रचलित थे यहाँ पे। और क्रूजेडो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्रचलित थी, ठीक है। तो क्रूजेडो, क्रूजेडो है ना, ये पुर्तगालियों की थी। और फारसी, जो फारसी होगी दिनार थी, इटली की फ्लोरिन और डुकेट थी, ये ध्यान रखना। इटली का एक नगर भी है ना फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस की फ्लोरिन थी, ध्यान रखना है ना, फ्लोरेंस की फ्लोरिन थी। और डुकेट, डुकेट भी ध्यान रखना। इसके बाद में है ना, यहाँ पे सेना के बारे में दे रखा है, तो सेना के बारे में जान लेते हैं। तो सैन्य विभाग जो था ना, इसको क्या बोलते थे, कंदाचार बोलते थे, इसको कंदाचार, कंदाचार। और सेनापति को बोलते थे दंडनायक, और सैनिक छावनियों को बोलते थे कड़गम, कड़गम, ठीक है। और जो दुर्गों की देखभाल करते थे ना, जो सैन्य अधिकारी ब्राह्मण हुआ करते थे, और उनको बोलते थे दुर्गदानिक। उसके बाद में सेना का मुख्य अंग होता था अश्वसेना, तोपखाना भी इनके पास था, और घोड़ों की आपूर्ति करते थे। और मुस्लिम सैनिकों की भी नियुक्ति यहाँ पे होती थी, मुस्लिम सैनिक जो होते थे ना, उनकी नियुक्ति भी यहाँ पे होती थी। और नौसेना का अस्तित्व था। और प्रांतों में कवलिकार या कवलगार, कवलिकार या कवलगार नामक एक विशेष पुलिस अधिकारी भी होता था। पुलिस अधिकारी को क्या बोलते थे, कवलिकार या कवलगार, कवलगार या कवलिकार, ठीक है। और विजयनगर शासकों के जहाज मालदीप में बनते थे। इनके जहाज कहाँ बन रहे, देखो मालदीप में जहाज बन रहे हैं इनके। तो आज हमने इनकी जो राजस्व व्यवस्था थी ना, वो पूरी देख ली है, ठीक है। तो क्या बोलते हो, सामाजिक व्यवस्था भी आज ही देख ली जाए, चलो देख ही लेते हैं। विजयनगर शासक जो था ना, विजयनगर शासक वर्णाश्रम व्यवस्था को कायम रखने का अपना कर्तव्य समझते थे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था मानते थे ये लोग भी, है ना। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था, और उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और सेना व प्रशासन में ऊंचे पद पे होते थे। दुर्गदानिक हम बातें कर चुके हैं कि ये जो दुर्गदानिक कौन होते थे, जो द्वारपाल होते थे ना, एक तरीके से किले का जो अधिकारी होता था किले पे, है ना, तो वो ब्राह्मण होते थे, उनको दुर्गदानिक बोलते थे। चेट्टी वर्ग का व्यापार, चेट्टी वर्ग यहाँ पे व्यापार करता था, अच्छे लिपिक भी होते थे ये चेट्टी, है ना। तो चेट्टी व्यापारी भी होते थे और लिपिक भी होते थे। और बारबोसा कहता है कि ये सम्मानित जीवन जीते थे, और ये धनाढ़ भी होते थे, ठीक है। इसके बाद में कुछ वर्गों के नाम दे रखे हैं समाज में, तो एक बार देख लेते हैं। दस्तकार वर्ग था, उसको तो बोलते थे वीर पांचाल, दस्तकारों को बोल रखा था वीर पांचाल। जुलाहों को बोलते थे, जुलाहों को बोलते थे के कोल्लार, के कोल्लार, के कोल्लार। दस्तकारों को तो वीर बोला है इन्होंने, वीर पांचाल बोलते थे इनको तो, है ना। दस्तकारों की 5 अंगुलियों से। अब मैं आपको याद करवाने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही कुछ बातें करूँगा, तो मतलब इनका इनसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे दस्तकार होता है ना, 5 अंगुलियों से काम करता है ना, तो उसको वीर पांचाल बोला इन्होंने ना। जुलाहा, जुलाहा क्या करता था, के कोल्लार, के कोल्लार बोला इन्होंने जुलाहा को, है ना। तेलुगु नियोगी, तेलुगु नियोगी कौन होते थे, राज्य के सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण। तो ये नियोगी, योगी से ही पता चल रहा है कि ब्राह्मण होगा। तो तेलुगु नियोगी क्या कर रहा, राज्य के सचिवालय में जो ब्राह्मण नियुक्त होते थे ना, उनको राज्य के सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मणों को बोलते थे तेलुगु नियोगी, ठीक है। मजदूर क्या करता है बेचारा, कूद कूद के काम करता है ना, तो कूदी बोलते थे मजदूर को। कृषक मजदूर जो होते हैं ना, उसको कूदी बोलते थे ना। चपरासी को बोलते थे कंबलतर, 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 ठीक है। तो जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें जो कंबल वंबल देते रहते हैं, वो चपरासी होते हैं ना एक तरीके से, तो कंबलतर। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, मैं सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ ना। चपरासी कंबल वगैरह बांटने का भी काम करते हैं ना। अगला है डोंबर, डोंबर बोलते हैं बाजीगर, बाजीगर जो होते थे ना, उनको बोलते हैं डोंबर, डोंबर, डोंबर। बाजीगर या कलाबाज, कलाबाज को बोलते थे डोंबर। और उत्तर भारत में दक्षिण में आकर बसे लोगों को बड़वा कहते थे, बड़वा, ये बड़वा, बड़वा।
उत्तर भारत से दक्षिण में आकर बसे लोग, तो जो नॉर्थ से जाते थे दक्षिण में उनको बोलते थे बड़वा, ये बड़वा इधर आ। अब मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या होता है बड़वा, लेकिन बहुत सुना है फिल्मों में भी, है ना। विजयनगर समाज में दास प्रथा प्रचलित थी यहाँ पे, और निकोलो कोंटे लिखता है कि भारी संख्या में दास थे। निकोलो कोंटे किसके टाइम पे आया था, बताओ निकोलो कोंटे। निकोलो कोंटे किसके टाइम पे आया था, कमेंट करना। और मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेस वाग भी कहते हैं। मनुष्य के जो क्रय विक्रय थे ना उसको बेस वाग कहते हैं, बेस वाग। और जो मोरलैंडो है ना वो जनसंख्या दक्षिण की आबादी निश्चित करने के लिए विजयनगर की सैनिक संख्या को आधार बनाता है। और मोरलैंडो ने कई ग्रंथ भी लिखे सैनिक संख्या को आधार बना करके, और उसने जनसंख्या बताई थी, ये हमने एक जगह और भी पढ़ा था, ठीक है। और फिर देखते हैं विजयनगर समाज में बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार का सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा था। ये देखिए ये लोग अच्छी स्थिति में थे। और जो बढ़ई, सोना, तांबा, लोहा, पीतल आदि का काम करते थे ना, इनका जो वर्ग होता था उसको कमल्लर कहते थे, कमल्लर, क्योंकि ये कमाते थे ना, कमल्लर कमाने वाले जो लोग थे ना यहाँ पे, ये शिल्पी लोग थे। जैसे बढ़ई हो गया, सोने होगा, तांबे के, लोहे के, पीतल का काम करने वाले कमल्लर बोलते थे, है ना। और जुलाहों की सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, मतलब सबसे अच्छी थी यहाँ पे। तो जुलाहे बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। स्थल गोडिक, स्थल गोडिक बोलते थे, विजयनगर साम्राज्य का बहुत सम्मानित अधिकारी होता था, और साम्राज्य की प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्तियों को गाँव में स्थल गोडिक नियुक्त करा जाता था, ठीक है। तो प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्तियों को ना गाँव में नियुक्त किया जाता था, तो ये काफ़ी सम्मानजनक पद था। स्त्रियों की स्थिति देखिए सम्मानजनक थी। यहाँ पे निकोलो कोंटे लिखता है कि विजयनगर के राजा की 12,000 रानियाँ थी, इनमें 4,000 उसके साथ हर जगह जाती थी। बहुपत्नी प्रथा थी मतलब। और स्त्रियाँ की यहाँ पे अच्छी स्थिति उन्हें अधिकार भी प्राप्त थे। और देवदासी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें पद्म पुराण में मिलता है। विजयनगर समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। और डोमिंगो पायस कहता है कि देवदासियों की ना अच्छी स्थिति थी, यहाँ पे मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। और पद्म पुराण जो है ना, पद्म पुराण, उसमें देवदासियों का वर्णन है। और विजयनगर समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी। विजयनगर समाज में वेश्याओं या गणिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी है महिलाओं के बारे में। और गणिकाओं को काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब चीज़ें हैं, उनको नियुक्त भी करा जा रहा है महत्वपूर्ण पदों पे। और ये देखिए विजयनगर साम्राज्य में दहेज की कुरीति इतनी बढ़ गई थी कि ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया। और 1424-25 में एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरीके से उस टाइम के समाज की, कि दहेज प्रथा को उस टाइम से रोक रहे, लेकिन आज भी हम लोग नहीं रोक पाए, है ना। अब देखिए सती प्रथा। सती प्रथा में क्या है, मालगोड़ा नामक महिला के सती होने का उल्लेख है। मालगोड़ा 1354 में एक अभिलेख आया था, उसमें मालगोड़ा नामक महिला के सती होने का उल्लेख है। सर्वप्रथम निकोलो कोंटी है ना, उसने सती प्रथा का उल्लेख करा था। सबसे पहले किसने, निकोलो कोंटी ने। सबसे पहले जो निकोलो कोंटी थे ना, उसने सती प्रथा का उल्लेख करा। मालगोड़ा नामक महिला के सती होने का उल्लेख है, तो महिला का नाम भी है मालगोड़ा, भूलना मत, ये हो सकता है पूछ ले। इसके बाद में बारबोसा, नूनीज, सीजर फ्रेडरिक, पियत्रा देलावले आदि विदेशी यात्रियों ने सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन करा है। और सती होने वाली महिला को ना मादक द्रव्यों का सेवन करवाया जाता था। और बारबोसा कहते हैं कि जो चेट्टी थे ना, चेट्टी व्यापारी थे ना यहाँ पे, और जो ब्राह्मण थे और जो लिंगायत थे, इनके अंदर ही सती प्रथा नहीं थी, ऐसे बोलता है बारबोसा, है ना। और बारबोसा इतना बोल गया। उसके बाद में देखिए सती होने वाली स्त्री की स्मृति में सतीकल या महासतीकल जैसी स्मारक भी बनाए जाते थे इनके, सतीकल, महासतीकल, है ना। तो देखिए कितनी बेकार प्रथा है। और युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को ना गढ़पेंद्र नामक कड़ा पैर में धारण करते थे। गढ़पेंद्र नामक कड़ा, गंडपेंद्र, ठीक है। तो गंडपेंद्र ये कड़ा होता था, कड़ा ये पैर में पहनते थे जब युद्ध वगैरह जीत के आते थे ना, तो वीरता के लिए। व्यापार, तो व्यापार में देखिए, व्यापार पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्यापार है ना इनका, मतलब बहुत सारी कंट्रीज से होता था जो आसपास की थी उनसे। और घोड़े सबसे ज़्यादा ये लोग आयात करते थे, ये ध्यान रखना, घोड़े सबसे ज़्यादा आयात करते थे। और घोड़ों पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था। और चेट्टी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। और मालाबारी सौदागर दासों का व्यापार करते थे। विजयनगर राज्य से पोत भरकर दास ले जाते थे। मालाबारी है ना, दासों का व्यापार करते थे और यहाँ से काफ़ी दासों को लेकर के जाते थे, है ना। उसके बाद में यहाँ के उद्योगों के बारे में देख लो। तो उद्योग में क्या है, तंजोर है ना, तंजोर,
तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर भी बनवाया है ना, इन्होंने नहीं बनवाया, मतलब चोलों ने बनवाया था। तो ये धातु जड़ाई के लिए काफ़ी फेमस था तंजौर। और मालाबार तट है ना, ये कालीकट में जहाज़ों का निर्माण होता था। यहाँ पे मालाबार तट है ना, यहाँ पे कालीकट में जहाज़ों का निर्माण होता था। और कालीकट विजयनगर का पश्चिमी तट पर सबसे प्रमुख बंदरगाह भी था। और अब्दुल रज्जाक कहता है कि यहाँ पे ना 300 बंदरगाह थे। अब किस किस का नाम याद करोगे आप? 300 बंदरगाह बता दिए, देख लो। यूपीएससी देता है 2-4 शब्द की, बताओ ये क्या थे, तो बंदरगाह होते हैं वो। तंजौर धातु जड़ाई के लिए फेमस था, ध्यान रखना। अब शिक्षा एवं मनोरंजन पे देख लेते हैं। यहाँ पे मंदिर, मठ, अग्रहार विद्या के केंद्र थे। अग्रहार क्या थे? केवल वेदों की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे। यहाँ पे शासकों ने कोई विद्यालय स्थापित करने के प्रयास नहीं करे, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और विजयनगर साम्राज्य में ना नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नंदिनागढ़ी लिपि, ये कौन सी आ गई? नंदिनागढ़ी लिपि अगर आए ना तो तुरंत कर देना कि विजयनगर से संबंध रखती थी। नाटक व यक्षगान मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। यक्षगान में मंच पर संगीत एवं वाद्यों के साथ साथ अभिनय किया जाता था। यक्षगान है ना, इसमें मंच पर संगीत वाद्यों के साथ अभिनय किया जाता था। और दक्षिण भारत की नृत्य शैली है ये। और विजयनगर में वीणा बहुत प्रसिद्ध थी। बोमलाट एक छाया नाटक था जिसका आयोजन मंडपों में किया जाता था। बोमलाट, ये ध्यान रखना, विजयनगर में था। डंडों के खेल को कोल्टम कहते हैं, कोल्टम। शतरंज और पासा भी खेलते थे यहाँ पे। और कहते हैं कि जो कृष्णदेवराय था ना, ये शतरंज का बढ़िया खिलाड़ी था। शतरंज को इसने फिर राष्ट्रीय खेल भी घोषित बना, राष्ट्रीय खेल भी बता दिया था शतरंज को, है ना। तो शतरंज भारत का ही खेल है, देख लो आप। स्थापत्य की बात करते हैं तो स्थापत्य में यहाँ पे प्रोविदा शैली थी। और प्रोविदा शैली जो है ना, बेसर शैली का रूप है। और बेसर शैली कौन सी है? जो नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सर है ना। और यहाँ पे राया गोपुरम बनते थे, ये ध्यान रखना। राया गोपुरम, तो कृष्णदेव राय में भी राय लग रहा है ना, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। राया गोपुरम, विजयनगर। असान मंडप, तो अमान मंडप है ना, अमान मंडप, ये देवता की पत्नी के लिए पृथक मंदिर बनता था एक। और कल्याण मंडप, ये प्रोविदा शैली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1000 स्तंभों का मंडप भी यहीं पे था। अमान मंडप, कल्याण मंडप, 1000 स्तंभों का मंडप, ये ध्यान रखना है। और करंड सज्जा विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। स्तंभों के ऊपर दरियाई घोड़े की मूर्तियाँ भी है। स्तंभ जो है ना, उसके ऊपर दरियाई घोड़े की मूर्तियाँ भी है। कृष्णदेवराय बनवाए गए हम्पी के हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर इसी शैली के उदाहरण है। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर इसी शैली का उदाहरण है, ठीक है। हम्पी का हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। विजयनगर देखिए, सेव देवता विरूपाक्ष के नाम पर शासन करते थे। तो सेव देवता जो था ना, विरूपाक्ष, उसके नाम पे लोग शासन कर रहे थे। कृष्णदेवराय वैष्णव थे। और कांस्य मूर्तियाँ तिरुपति मंदिर से प्राप्त हुई है। लेपाक्षी मंदिर है ना, नंदी की सबसे बड़ी एकाश्म मूर्ति है लेपाक्षी मंदिर में। और विजयनगर की जो चित्रकला है ना, उसको लिपाक्षी कला भी कहते हैं। और कमल महल हिंदू स्थापत्य का निर्देशन है जिस पर इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। तो कमल महल भी है यहाँ पे। अब कुछ साहित्य है यहाँ का जिसका नाम दे रखा है, जैसे सायण। सायण ने वेदों व हेमाद्रि ने धर्मशास्त्रों पर टीका लिखी। तो सायण ने सुधानिधि का भी करा था और वेदों पर टीका भी लिखी थी, सायण। तेलुगु भाषा की स्वतंत्र रचना, प्रबंध, निर्माण, पांडुरंग महामात्य थे ना। और उद्भटाचार्य चरित्र के लेखक तेनालीराम कृष्णदेव के दरबार में रहते थे। तो पांडुरंग महामात्य हो गया, उद्भटाचार्य चरित्र के लेखक तेनालीराम हो गया, है ना। तो ये जो है ना, ये वाला, ये तो ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? तेनालीराम ने। तेनालीराम के बारे में आपको ध्यान रखना, तेनाली ये क्वेश्चन देता है ना, तो क्वेश्चन पूछता है अल्लाह सानी वो आएगा पैटर्न ना उसके ऊपर, है ना। लेकिन ये तेनालीराम हर बार ऑप्शन में होता है, तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है। तेनालीराम के बारे में बस एक बात ध्यान रख लो कि इसने एक बुक लिखी थी, ये उद्भटाचार्य चरित्र, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है कि अगर उद्भटाचार्य चरित्र पूछा जाए ना तो तेनालीराम करना है, नहीं तो तेनालीराम को भूल जाना है ना। क्योंकि हमें क्या रहता है ना, हम तेनालीराम को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं, इस वजह से जो अल्लाह सानी पैडाना है ना वो पीछे हट जाता है, जबकि आंसर वो होता है क्योंकि उसी के बारे में पूछा जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तेनालीराम से, है ना। तो देखो, पांडुरंग महामात्य हो गया और उद्भटाचार्य पूछा जाएगा तो हम तेनालीराम करेंगे, बाकी कुछ भी पूछा जाएगा तो फिर पैडाना के बारे में सोचेंगे एक बार, है ना। ये कृष्णदेवराय के दरबार में थे, राजभाषा थी इनको तेलुगु, ठीक है।
और माधव विद्यारण्य ने पाराशर स्मृति पर काल निर्णय नामक टीका लिखी। माधव विद्यारण्य था ना, इसने काल निर्णय नामक टीका लिखी थी पाराशर स्मृति के ऊपर। और श्रीनाथ ने श्रृंगार दीपिका और श्रृंगार दीपिका और श्रृंगार नेषद की रचना की थी। श्रीनाथ भी यहीं रहते थे ना। देवराय द्वितीय ने नानक्या से महाभारत का तेलुगु अनुवाद करवाया। नानक्या तो हमारे गांव में भी है एक, तो महाभारत का अनुवाद करा था उसने, महाभारत का तेलुगु अनुवाद करवाया था उससे। हरिहर के शासन में आनंद भूषण ने रामायण का तेलुगु अनुवाद करा। नानक्या तो कर रहा महाभारत का, नानक्या के साथ तो महाभारत तो नहीं होती, वैसे ठीक आदमी है। अब गांव में तो चलती रहती है ना छोटी मोटी बातें, तो नानक्या महाभारत ध्यान रखना आप, है ना। हरिहर के शासन में आनंद भूषण ने रामायण का तेलुगु अनुवाद किया। आनंद भूषण ने रामायण का तेलुगु अनुवाद किया। आनंद भूषण, आनंद आ गया इसको रामायण का तेलुगु अनुवाद करने में। और कृष्णदेवराय के दरबारी संगीतकार थे लक्ष्मी नारायण। संगीत सर्वोदय और रामामात्य ने स्वरमेव कलानिधि लिखी थी। स्वरमेव कलानिधि रामामात्य ने लिखी थी, स्वरमेव कलानिधि ना। अब देखो अल्लासानी पैदाना आ गया। अल्लासानी पैदाना की रचनाएं देखियो आप। मनुकारिता और स्वरोचित संभव, सर्वोच्चित मानचित्र और हरिकथा सरन समूह, मतलब हरि का ऊपर हरिकथा भी लिखी है इसने। सर्वोच्चित और स्वरोचित दोनों लिखी है, सर्वोच्चित और सर्वोच्चित। और मनुकारिता भी लिखी है इसने, है ना। मनुकारिता जो है स्वरोचित है, उसमें मार्कंडेय पुराण से कहानी ली है। और कुमार कंपन्न की पत्नी थी गंगा देवी। इसने अपने पति द्वारा मधुरा विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजय में उल्लेख करा। तो कुमार कंपन्न की जो पत्नी है ना गंगा देवी, इसने मधुरा विजय में लिखी थी, ध्यान रखना। और कुमार कंपन्न हरिहर प्रथम का सेना नायक था। और कुमार कंपन्न बुक्का, हरिहर प्रथम का सेना नायक और बुक्का प्रथम का पुत्र था, ठीक है। और रामराज पंडित जो थे ना, उसने कन्नड़ भाषा में वसुचरित्र लिखी थी। रामराज ने लिखी थी वसुचरित्र। और राजनाथ ने लिखा था साल्वाभ्युदय। राजनाथ ने लिखा था साल्वाभ्युदय राजनाथ ने लिखा था साल्वाभ्युदय। तेलुगु साहित्य में 5 महाकाव्य है। तो आमुक्तमाल्याद है एक, तो ये तो कृष्णदेवराय ने लिख दिया। एक मनुकारिता या मनुचरितम, ये अल्लासानी पैदाना ने लिखा था। और मनुकारिता के बारे में हम बात भी कर चुके हैं कि जो मनुकारिता या स्वरोचित संभव है, उसकी कहानी कहाँ से ली है? मार्कंडेय पुराण से ली है ना। इसके बाद में वसुचरित, ये भट्टमूर्ति ने लिखी थी वसुचरित। उसके बाद में राघव पांड्यल ने पिंगली सुरल लिखी थी, है ना। राघव पांडवियम ने पिंगली सुरल। और पांडुरंग महामात्य थे ना, ये लिखी थी तेनालीराम ने। और तेनालीराम ने एक और हमने बोला था उद्भटाचार्य, उद्भटाचरित करके कुछ ऐसा लिखा था, है ना। तो उद्भटाचरित और पांडुरंग महात्म्य, ये ध्यान रखना तेनालीराम की थी। राघव पांडवियम लिखी थी पिंगली सुरल ने, पिंगली सुरल ने, है ना, पिंगली सुरल। राघव का तो जैसे व्यवहार भी सरल है ना राम जी का, तो राघव पांडवियम, तो ये सरल स्वभाव के थे राम जी, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम सरल, आप यहाँ देख लेना सरल, पिंगली सरल पढ़ लेना आप इसको, तो याद हो जाएगा। अगला है वीरभद्र ने ना अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु अनुवाद करा था वीरभद्र ने। और मधुरा कन्नड़ भाषा के प्रथम विद्वान थे मधुरा। केतन ने कन्नड़ में दंडी के 10 कुमार चरितम का अनुवाद कर दिया था। केतन ने दंडिन के, दंडी किस कहाँ रहता था? दंडिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दंडिन किसके दरबार में था ये बताना है आपको, है ना। दंडिन क्या नंदीवर्मन, वो नरेंद्र वर्मन के में थे, तो बताना है आपको, है ना। इसके कारण से अभिनव दंडी की उपाधि मिली हुई थी किसको? केतन को। तो केतन ने, है ना, इसका जो वो करा था, क्या करा था? अनुवाद करा था। मथुरा कन्नड़ भाषा आती थी मथुरा को, है ना। इसके बाद में श्रीनाथ ने देवराय द्वितीय के काल में हरविलासम की रचना की थी। हरविलासम की रचना किसने? श्रीनाथ ने।
और किसके दरबार में थे? श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में थे, है ना। कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि पेडन्ना के अलावा परिजात परण के लेखक नंदी तिम्मन, तो ये परिजात परण भी पूछा जाता है, ये नंदी तिम्मन ने लिखा, ध्यान रखना, नंदी तिम्मन ने। परस भूपालियम के लेखक भट्टमूर्ति, परस भूपालियम, देखो कितने ग्रंथ है, भट्टमूर्ति ने लिखा था ये। धुर्जटी, धुर्जटी ने कालहस्तिन महामात्य लिखा था, धुर्जटी ने कालहस्तिन। अब देखो धुर्जटी जटा किसके है? शंकर के है, और शंकर जी क्या है? शंकर काल के देवता है ना, तो धुर्जटी कालहस्ति महामात्य हो जाएगा, महाकाल भी बोलते हैं ना, तो कालहस्ति महामात्य धुर्जटी ने लिखा था, ठीक है। द तमिल कंट्री अंडर विजयनगर के लेखक थे एक कृष्ण स्वामी। अब सल्तनत काल में दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्य दे रखे हैं, ये आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, और दक्कन के राज्यों के प्रमुख सरदारों की बात की गई है, तो ये भी हम शॉर्ट्स में देख लेंगे। विदेशी यात्रियों के महत्वपूर्ण कथन है, ये कोई नहीं पूछ रहा आपसे। विजयनगर में 300 बंदरगाह बता रहा है अब्दुल रज्जाक। अब रटते रहो आप, बंदरगाह कितने थे, बहुत है ना, बस आपको मुख्य मुख्य ध्यान रखने हैं, उसका हमने एक वीडियो बना के भी डाला हुआ है। और ये जो लास्ट की सारणी है ये भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, है ना। हालांकि हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जो सारणी दे रखी है ना यहाँ पे, उनके बारे में। ये कथन है, कथन पढ़ने में तो मज़ा आता है। देखो वैसे पढ़ देता हूँ कि मैंने जो देखा वह विजयनगर, मैंने जो देखा वह उतना ही बड़ा था जितना बड़ा रोम। यह विश्व का अत्यधिक व्यवस्थित नगर था, राजा का महल लिस्बन के सभी महलों से बड़ा था, ये बोलता है डोमिंगो पायस। तो ये मुझे नहीं लगता ये कथन पूछ जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो फिर इतने दिन याद भी नहीं रहते ना ये कथन वाले, तो आप इनको अभी छोड़ दो, है ना। बाकी आपका विजयनगर आज कंप्लीट हो गया है।